नमस्कार। आज मैं दो महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने जा रहा हूं, जिसमें पहला है कोरोना से हम लोगों के जान को कितना खतरा है, यानी दूसरे शब्दों में आखिर कोविड-19 इन्फेक्शन से मरने की कितनी संभावना होती है। और दूसरा महत्वपूर्ण विषय है कोरोना की लड़ाई में कितना जरूरी हथियार है वेंटिलेटर। ब्रिटेन सरकार के वैज्ञानिक सलाहकारों का मानना है कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मरने की आशंका केवल 0.5% से 1% के बीच है। कोरोना संक्रमण के मामलों में ये मृत्यु दर कम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया भर में इस वायरस के कारण मरने वालों की दर 4% है। मार्च तक ब्रिटेन में ये दर 5% तक थी, क्योंकि यहाँ संक्रमण के सभी मामलों की पुष्टि नहीं हुई थी। कोरोना वायरस संक्रमण की सूरत में किसका टेस्ट होना है और किसका नहीं, इसे लेकर सभी देशों में अपने अलग अलग मानदंड हैं। इस कारण अलग अलग देशों में कोरोना संक्रमण के मामले और इससे होने वाली मौतों के आंकड़े भ्रामक हो सकते हैं। साथ ही मृत्यु की दर व्यक्ति की उम्र, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवाओं तक उसकी पहुंच पर भी निर्भर करती है। जानकारों का कहना है कि कोरोना संक्रमण से उन लोगों की जान खतरा हो सकता है जो बूढ़े हैं और जिन्हें पहले से ही दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं हैं। उनके अनुसार 70 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए औसत मृत्यु दर से लगभग 10 गुना अधिक है, जबकि 40 से कम उम्र वालों के लिए कम है। वो चेतावनी देते हैं कि हमें ये नहीं मानना चाहिए कि इसके संक्रमण से युवाओं को कम खतरा है। कई युवा भी इस वायरस के कारण आईसीयू में पहुंच चुके हैं। वो कहते हैं कि कोरोना से खतरे को इसे सीधी तौर पर उम्र के साथ जोड़कर देखना सही नहीं है। पहली बार चीन में कोरोना वायरस के संक्रमण के 50,000 मामलों का विश्लेषण किया गया, जिसमें पाया गया कि जिन लोगों को पहले से ही मधुमेह यानी डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, दिल या सांस की बीमारी थी, उनमें मृत्यु की दर कम से कम 5 गुना अधिक थी। ये सभी कारक एक साथ इंसान के शरीर में काम करते हैं। अब तक हमारे पास ये जानकारी नहीं है कि दुनिया अलग अलग कोने में अलग अलग प्रकार के लोगों में इस वायरस के कारण किस तरह की खतरा है। फिलहाल कोरोना संक्रमितों में मृत्यु दर को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि किन लोगों को इससे अधिक खतरा है, लेकिन इससे किसी खास प्रकार के लोगों को कितना और किस तरह का खतरा है, ये नहीं कहा जा सकता। वायरस संक्रमण के अधिकतर मामलों में व्यक्ति में मामूली लक्षण देखने को मिलते हैं और इस कारण वो डॉक्टर के पास पहुंचते ही नहीं। ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि संक्रमण के अधिकतर मामले दर्ज ही नहीं हो पाते। अपने देश में कोरोना संक्रमण के करीब 35,000 मामलों की पुष्टि हुई है और 1147 मौत की ही पुष्टि हुई है। कोरोना के कारण हुई मौतों यानी 11,047 को अगर 35,000 से विभाजित करते हैं तो मृत्यु दर निकलती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वर्ल्ड वाइड में अब तक कोरोना संक्रमण 33 लाख से अधिक मामले सामने आ चुके हैं और यहाँ इस कारण 2,34,000 मौतें हुई है। कोरोना की पुष्टि हुए मामलों में मृत्यु दर सही मायनों में हो रही मृत्यु दर नहीं हो सकती। इसका एक बड़ा कारण यह है कि अधिकतर मामले दर्ज होते ही नहीं हैं और इस कारण वो मामले कितनी गंभीर हैं ये भी पता नहीं चल पाता। लेकिन ये गलत भी हो सकता है, क्योंकि जो फिलहाल कोरोना से संक्रमित है और जिनकी जान को खतरा है, उनको ध्यान में ना रखकर मृत्यु दर आंकने से ये कम आ सकता है। एक शोध के अनुसार संक्रमण में मामूली से मामूली लक्षणों को पहचानने में अलग अलग देशों की अलग अलग काबिलियत हो सकती है। वायरस के टेस्ट के लिए अलग अलग देश अलग अलग तरीके इस्तेमाल में लाते हैं। टेस्ट करने की उनकी क्षमता भी अलग होती है और टेस्टिंग के उनके मानदंड भी। आपके रोग की पहचान
और उसके इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि किस तरह का इलाज उपलब्ध है या क्या स्वास्थ्य सेवा वो इलाज करने में सक्षम है। और ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप महामारी के किस स्टेज पर हैं। अगर किसी देश की स्वास्थ्य सेवा के पास अचानक क्षमता से अधिक संख्या में ऐसी मरीज आ जाते हैं जिन्हें आईसीयू में रखे जाने की ज़रूरत है और वहां मृत्यु दर का बढ़ना लाजमी है। वैज्ञानिक मौजूद सभी साक्ष्यों को एक साथ रखकर देखते हैं और मृत्यु दर के बारे में एक तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के तौर पर मामूली लक्षण वाले मामलों के अनुपात का आकलन करने के लिए वे छोटे समूहों पर नज़र रखते हैं। उन्हें संबंधित सभी तथ्य जुटाते हैं, जैसे एक विमान में सवार सभी लोगों का समूह। लेकिन इस तरह के आकलन में छोटा सा सबूत भी पूरी तस्वीर बदल सकता है और ये भी हो सकता है कि वो सबूत भी वक्त के साथ बदल जाए। विशेषज्ञ बताते हैं कि मौत की दर नीचे भी जा सकती है और ऊपर भी। इसलिए वैज्ञानिक मृत्यु दर को लेकर एक निचली दर बताते हैं और एक ऊंची दर बताते हैं और साथ ही एक आकलन भी बताते हैं जो उस वक्त का बेहतर आकलन होता है। अब हम लोग दूसरे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि कोरोना की लड़ाई में कितना जरूरी हथियार है वेंटिलेटर। वेंटिलेटर एक ऐसा मशीन है जो किसी मरीज की सांस लेने में मदद करती है। ये फेफड़ों में ऑक्सीजन डालती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है। वेंटिलेटर को लाइफ सेविंग मशीन भी कहा जाता है क्योंकि ये उस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब मरीज के फेफड़े काम करना बहुत कम कर देते हैं। सर्जरी से पहले भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वेंटिलेटर मशीन में एक ट्यूब जुड़ी होती है जिसे मरीज के मुंह, नाक या गले में छोटे से कट के जरिए शरीर में डाला जाता है। कोविड-19 के इलाज में तकरीबन 5% मरीजों को ही क्रिटिकल केयर की जरूरत पड़ती है। ऐसे लोगों को उपचार के लिए आईसीयू में भर्ती किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक कोविड-19 के 80% मरीज बिना अस्पताल में इलाज के ठीक हो जाते हैं, लेकिन 6 मरीजों में से एक गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं और उन्हें सांस लेने में दिक्कत आती है। कोरोना वायरस से संक्रमण के गंभीर मामलों में वायरस फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने लगता है। इंसान के फेफड़े शरीर में वो जगह है जहां से ऑक्सीजन शरीर में पहुंचना शुरू होती है और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकलती है। अगर ये वायरस आपके मुंह से होते हुए सांस की नली में प्रवेश करता है और फिर आपके फेफड़ों तक पहुंचता है तो आपकी फेफड़ों में छोटे छोटे एयर सैक बना देता है। कोरोना के बनाए छोटे छोटे एयर सैक भी पानी जमने लगता है। इस कारण सांस लेने में तकलीफ होती है और आप लंबी सांस नहीं ले पाते। इस स्टेज में मरीज को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। ऐसे में वेंटिलेटर फेफड़ों में ऑक्सीजन पहुंचाता है। वेंटिलेटर में ह्यूमिडिफायर भी होता है जो हवा में गर्माहट और नमी शामिल करता है और उससे शरीर का तापमान सामान्य बना रहता है। इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन ISCCM के मुताबिक कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की 3 कैटेगरी मान सकते हैं। पहली कैटेगरी जिसमें मरीज को हल्के फुल्के लक्षण जैसे जुकाम होता है, इसमें उसे घर पर ही क्वारंटाइन में रहने को बोला जाता है। अस्पताल में एडमिट करने की जरूरत नहीं होती। दूसरे कैटेगरी में तेज बुखार और सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, तब मरीज को अस्पताल में एडमिट किया जाता है और उसे ऑक्सीजन दी जाती है। तीसरी कैटेगरी में मरीजों में फेफड़ों को नुकसान हो जाता है। इससे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने की फेफड़ों की क्षमता बहुत कम हो जाती है। ये मल्टी ऑर्गन फेलियर की स्थिति होती है। इसलिए मरीज को वेंटिलेटर पर डाला जाता है, तब मरीज एक तरह के फेफड़ों का काम करती है। इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन के मुताबिक भारत में सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में इस वक्त 80,000 से 1 लाख वेंटिलेटर हैं। अगर इटली, स्पेन, जर्मनी, अमेरिका की रफ्तार से यहाँ भी बीमारी आगे बढ़ी तो मौजूदा वेंटिलेटर्स की संख्या बहुत कम पड़ सकती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं लग रहा है। अभी जो आंकड़ा है
उसके हिसाब से यहाँ पर्याप्त वेंटिलेटर हैं। अब ये आंकड़ा 50,000 या 70,000 पहुंचेगा तो थोड़ी चिंता की बात होगी, लेकिन जिस तरह सरकार ने लॉकडाउन किया है और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, इस आंकड़े तक पहुंचने में कुछ वक्त लगेगा। और इस बीच पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, मास्क, वेंटिलेटर की आपूर्ति की जा रही है। ऑटोमोबाइल निर्माताओं को भी वेंटिलेटर बनाने को कहा जा चुका है। अमूमन लोगों के बीच वेंटिलेटर को लेकर डर होता है। ये धारणा होती है कि वेंटिलेटर से लोग लौट कर आना बेहद मुश्किल है। ऐसा नहीं है, वेंटिलेटर पे आने के बाद भी मरीज ठीक होते हैं। कोरोना वायरस के अलावा दूसरी बीमारियों में तो 70 से 85% मरीज ठीक होकर निकलते हैं, लेकिन कोरोना वायरस के केस में ये प्रतिशत थोड़ा कम है। विशेषज्ञों के मुताबिक सरकार की तैयारी इस बात पर निर्भर करेगी कि कितने लोगों को संक्रमण होता है और कितना गंभीर होता है, लेकिन वेंटिलेटर को लेकर हमें प्रैक्टिकल नज़रिया अपनाना चाहिए। कोरोना वायरस से निपटने के लिए हमारे पास जो इंतजाम है उसका वेंटिलेटर एक हिस्सा भर है, वो सब कुछ नहीं है। डॉक्टर्स कहते हैं कोरोना वायरस के 100 में से 80 मरीजों को घर में ही इलाज की जरूरत होती है। अनुमान के मुताबिक बचे हुए 20 में से 4 से 5 लोगों को ही वेंटिलेटर की जरूरत होती है। इसके बजाय हमें पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, मास्क और मरीज की देखभाल में लगे स्वास्थ्य कर्मचारियों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वेंटिलेटर तो कुछ मरीजों के लिए चाहिए होता है, लेकिन सुरक्षा संबंधी उपकरण और नर्स और डॉक्टर तो हर मरीज के लिए चाहिए। हमें इलाज में दिन रात जुटे डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मियों की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना होगा। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। कोविड-19 लॉकडाउन पीरियड में मैं ललिता कुमारी महिलाओं की आप बीती सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है औरत। तुमने पहली बार किया है, मैंने तो सदा से ही लॉकडाउन जिया है। तुमने पहली बार किया है, मैंने तो सदा से ही लॉकडाउन जिया है। मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कौन सा होटल बंद, कौन सा बाजार खुला है। मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कौन सा होटल बंद, कौन सा बाजार खुला है। मेरे लिए तो लक्ष्मण रेखा खींचते आए हो सदियों से, मेरे लिए तो लक्ष्मण रेखा खींचते आए हो सदियों से। तुमने शायद पहली दफा इसे महसूस किया है, तुमने शायद पहली दफा इसे महसूस किया है। कोई टीवी के सामने में अड़ा है, कोई मोबाइल लेकर पड़ा है। कोई टीवी के सामने अड़ा है, कोई मोबाइल लेकर पड़ा है। थोड़ी थोड़ी देर में हर कोई अपनी जगह बदल रहा है, लेकिन एक शख्स है जिसकी जगह नहीं बदलती है। थोड़ी थोड़ी देर में हर कोई अपनी जगह बदल रहा है, लेकिन एक शख्स है जिसकी जगह नहीं बदलती है। वह रसोई से बार बार आवाज दे रही है, क्या बनाना है, क्या खाओगे, मीठा या तीखा। शायद आज उनकी वजह से ही लॉकडाउन सफल हो रहा है। वो रसोई से बार बार आवाज दे रही है, वो क्या बनाना है, क्या खाओगे, मीठा या तीखा। शायद आज उनकी वजह से ही यह लॉकडाउन सफल हो रहा है। शायद आज उनकी वजह से ही लॉकडाउन सफल हो रहा है। मेरी सभी बंधुओं को मेरा सलाम। जय हिंद।